हेलो आज हम लोग जनशक्ति नियोजन मैन पावर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैन पावर प्लानिंग अर्थात जनशक्ति नियोजन एक ऐसा क्षेत्र है जो एचआर फंक्शंस में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ का है क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम मैन पावर का एफिशिएंट यूज़ सुनिश्चित करते हैं। और आज के समय में जब ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस समय पर मैन पावर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए वन लाइन में मैन पावर प्लानिंग को कहा जाता है राइट मैन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अब सवाल उठता है कि रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर प्लानिंग का कितना इम्पोर्टेंस है। इसका आंसर भी इसी चीज़ में है कि अब सभी ऑर्गेनाइजेशन से ये अपेक्षा की जाती है कि वो एफिशिएंटली काम करें क्योंकि हमारा कंपटीशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से होता है। और जब हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम मैन पावर के साथ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत सारे फील्ड्स में काम करते हैं, तो अब समय की मांग ये है कि रेलवे में भी एफिशिएंटली हम काम करें। और दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो प्रेशियस पब्लिक मनी है, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशियस पब्लिक मनी के एफिशिएंट यूज़ के लिए भी हमको ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जो भी मैन पावर रेलवे में है उसका अधिकाधिक उसका यूज़ करें, एफिशिएंट यूज़ करें। अब हम वापस से चलते हैं उसी चीज़ पर, राइट नंबर ऑफ मैन। मैंने वन लाइन में आपको बताया राइट मैन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट नंबर ऑफ स्टाफ। रेलवे में राइट नंबर ऑफ स्टाफ को बताने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा अलग अलग विभागों की बेंचमार्किंग इशू किए जाते हैं, बेंचमार्किंग नॉर्म्स, जो ये बताते हैं कि किसी विभाग में किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत हो। ये बेंचमार्क निर्धारित करते समय बहुत सारे पैरामीटर्स को बोर्ड जज करता है। बोर्ड में इस चीज़ के लिए एक स्पेशल डायरेक्टरेट है और वो एमपीआर डेटा पब्लिश करता है। एमपीआर डेटा में पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ में जोनल रेलवे वाइज और कहीं कहीं पर डिवीज़न वाइज भी इसको डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रेलवे में सबसे कम बेंचमार्क कहाँ पर है, अर्थात सबसे कम स्टाफ किस जगह पर यूज़ किया जा रहा है। और उसके आधार पर ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ का एक एवरेज निकाला जाता है, एवरेज रेशियो। और ये भी बताया जाता है कि कितने डिवीज़न या कितने जोन्स उस बेंचमार्क से ऊपर मैन पावर ऑपरेट कर रहे हैं और कौन सा है जो मिनिमम पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक अमूमन हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे डिवीज़न जहाँ पर बेंचमार्क से एबव है मैन पावर, ज़्यादा मैन पावर यूज़ हो रही है, उस मैन पावर को कम किया जाए। अर्थात जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको इतना एफिशिएंट बनाया जाए कि वो जो ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ का जो एवरेज रेशियो है उस एवरेज रेशियो के हिसाब से ऐसे डिवीज़न्स भी काम करें। अगला है राइट प्लेस, सही जगह क्या है। आपने सही संख्या में व्यक्ति तो आपके पास में आ गए, लेकिन राइट प्लेस क्या होगा, कहाँ पर उनको लगाया जाए। इसके लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे व्यक्ति के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे हम सभी को पता है अपार, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अपार हुआ। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, विशेष तौर पर एलडीसी जीडीसी जैसे एग्ज़ाम, उसमें हम एफिशिएंट लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं एग्जामिनेशंस के प्रोसेस के माध्यम से, या अन्य तरीके से भी जब डे टू डे वर्किंग में उसके सुपरवाइज़र, उसके ऑफिसर्स, स्टाफ की स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं कि इसका मजबूत एरिया क्या है। तो ऐसे स्टाफ को जहाँ पर वो कंपैरेटिवली बेहतर काम कर सकता है, उसके टैलेंट को पहचान के सही जगह पर उस व्यक्ति को डेप्यूट किया जाना आवश्यक है। और तीसरा, इसमें जो फर्स्ट लाइन वन लाइन मैंने आपको बताई थी, उसमें तीसरा था राइट टाइम। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टाइम। मीन्स आपके पास अच्छे व्यक्ति हैं, आपके पास जगह भी है यूज़ करने के लिए, लेकिन उसको सही समय पर उस जगह पर पोस्ट भी करना आवश्यक है। इसीलिए सिलेक्शन कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं और स्टाफ को प्रमोट करते हैं, डिफरेंट मीन से करते हैं। टैलेंटेड लोग जब प्रमोट होते हैं तो हम उनको सही समय पर प्रमोट करना ज़रूरी है ताकि लोगों का मोटिवेशन लेवल बना रहे। स्किल इन्हेंसमेंट भी कर सकते हैं। मल्टी स्किलिंग की काफ़ी इस समय
काफ़ी जोर है मल्टी स्किलिंग पर कि स्टाफ को मल्टी स्किल किया जाए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने वो प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड किया है जहाँ पर मल्टी स्किलिंग की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं। राइट नंबर ऑफ स्टाफ के लिए क्या मैकेनिज़्म क्या अपनाई जाती है, इसमें जॉब एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं तो जॉब एनालिसिस के माध्यम से जब हम पोस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन पोस्ट को हमको या तो सरेंडर करना होता है, अगर ज़्यादा हैं तो सरेंडर करेंगे, और अगर कम है तो उनको क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर एक मैं वर्ड यूज़ किया पोस्ट। तो सबसे पहले हमको पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि पोस्ट होती क्या है। पोस्ट इज़ नॉट पर्सन। पोस्ट को आप बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पोस्ट आप ऐसे मानिए, पोस्ट इज़ लाइक अ वैकेंट चेयर, एक खाली कुर्सी के जैसे है। इस कमरे में मैंने 10 कुर्सियाँ खाली रखी हुई हैं, इसका मतलब इस कमरे में 10 पोस्ट हैं अवेलेबल। अब उस कुर्सी पर उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त समय पर लाकर हमको बैठाना है, ठीक है। सो पोस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है पोस्ट जिसके साथ में कुछ निर्धारित कर्तव्य, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके साथ कुछ निर्धारित पे एंड पर्क्स, वो सब अटैच होते हैं। यानी कि हर पोस्ट अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसके साथ में पे, अलाउंसेस, पर्क्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड रहती हैं। और उस कुर्सी के लिए जो योग्य व्यक्ति है, उस पोस्ट के लिए जो योग्य व्यक्ति है, उसको लाके हम वहाँ पर बैठाते हैं, पोस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं इन वॉट एवर वे। कितने तरह की पोस्ट होती हैं ये भी एक जानना ज़रूरी चीज़ है। नॉर्मली गवर्नमेंट वर्किंग में 2 वर्ड हम यूज़ करते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। तो नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट पोस्ट मतलब वो चेयर स्थायी चेयर है, परमानेंट पोस्ट है। अब अगर पोस्ट परमानेंट है तो ये तय है कि कोई ऐसे काम के लिए वो पोस्ट बनाई गई होगी जो काम कंटिन्यूस नेचर का है, टेम्परेरी नेचर का नहीं है। अर्थात जो काम लगातार होते रहना है तो उस काम के लिए परमानेंट हमने एक पोस्ट आइडेंटिफाई कर दी। अगर वो काम टेम्परेरी नेचर का है, कुछ समय तक रहने वाला है, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, तो टेम्परेरी पोस्ट भी होती है। सो पोस्ट की नेचर के हिसाब से इसको हम 2 तरह से समझ सकते हैं, टेम्परेरी पोस्ट और परमानेंट पोस्ट। इसके अलावा एक और वर्ड हम लोग डे टू डे वर्किंग में सुनते हैं, सुपरन्यूमररी पोस्ट। सुपरन्यूमररी पोस्ट क्या होती है? सुपरन्यूमररी का मतलब है ऐसी पोस्ट जो एक्चुअली शैडो नेचर की होती है, अर्थात उस पोस्ट के साथ में कोई ड्यूटीज़ अटैच नहीं होती हैं। टेम्परेरी नेचर की पोस्ट है, ये एक निर्धारित समय के लिए बनाई जाती है, निर्धारित व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। अर्थात जब तक वो व्यक्ति उस पोस्ट पर किसी कारण से रखा गया है, कारण कई हो सकते हैं, जैसे मेडिकल डिकेटराइज्ड हो गया है, उसका अल्टरनेट अपॉइंटमेंट हमको अभी करना बाकी है, या सरप्लस कैडर में है और पोस्ट को हमने ओरिजिनल पोस्ट को सरेंडर कर दिया है, तो फिर हमको उसको सुपरन्यूमररी पोस्ट में रखना पड़ता है। सुपरन्यूमररी पोस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी पोस्ट में नहीं रखेंगे तो उसका पे एंड अलाउंसेस कैसे चार्ज होंगे। तो टेम्परेरी नेचर की पोस्ट होती है सुपरन्यूमररी पोस्ट। इसके अलावा एक और वर्ड हम लोग सुनते हैं, वर्क चार्ज पोस्ट। वर्क चार्ज, कार्यभारित पद, अर्थात ये पोस्ट भी टेम्परेरी नेचर की पोस्ट है। और ये कैसे क्रिएट होगी? वो कोई वर्क है, प्लान हेड 16 में जो स्पेशली जो वर्क्स होते हैं, ऐसे वर्क्स के साथ में वर्क एस्टीमेट जो बनाया जाता है, उस एस्टीमेट में एस्टेब्लिशमेंट का भी एक पोर्शन रखा जाता है कि इतना पैसा हम इस वर्क एस्टीमेट में से इतना पैसा एस्टेब्लिशमेंट मैटर पर खर्च करेंगे। और उस काम को करने के लिए, चूँकि वो रेगुलर नेचर के काम से बाहर का काम है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उसको काम करने के लिए जो एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसके लिए उस वर्क एस्टीमेट में से जो पोस्ट क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क चार्ज पोस्ट। तो कुछ और होता है, जैसे प्राइवेट साइडिंग्स होती हैं कुछ जगहों पर, कुछ मंडलों में, जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, कुल साइडिंग्स जहाँ पर हैं, वहाँ पर प्राइवेट साइडिंग्स जो होती हैं, प्राइवेट साइडिंग्स में भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। वहाँ पर जिस व्यक्ति को हम पोस्ट करेंगे, वहाँ पर जो पोस्ट क्रिएट होगी उसका जो खर्चा है पोस्ट का, पे एंड अलाउंसेस, जो उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, वो हम उस साइडिंग से चार्ज करते हैं। इसके अलावा 6 मंथली रिव्यू के माध्यम से भी कुछ कैडर हैं जहाँ पर पोस्ट क्रिएट की जाती है। आप लोगों को पता है कि रनिंग कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर हर 6 महीने में कैडर रिव्यू होता है और उसके हिसाब से पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। ये इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है कि 6 मंथ का टाइम इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक का पैटर्न बदलता है।
कभी किसी मंडल में किसी जोन में स्पेसिफिकली ट्रैफिक का पैटर्न हुआ है। बेसिकली ये जो लोको होल्डिंग है उसके हिसाब से, लोको होल्डिंग मतलब किसी जोन में या किसी डिवीज़न स्पेसिफिक में पर्टिकुलर टाइम में लगभग कितने लोको होने चाहिए। तो जितने लोको होंगे उतनी ट्रेनें चलेंगी तो उसी के रेशियो में मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो 6 मंथली रिव्यू के माध्यम से भी पोस्ट क्रिएट की जाती है। एक और भी डिस्टिंक्शन हम लोग सुनते हैं, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट। इसमें क्या डिफरेंस है? सेफ्टी पोस्ट नाम से ही पता है कि ये ऐसी पोस्ट है जो रेल के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक है, रेल के सुरक्षित संचालन की, इसीलिए इसको बोलते हैं संरक्षा श्रेणी की पोस्ट। कुछ होती है नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। नॉन सेफ्टी का मतलब ये है कि जो सीधे सीधे ट्रेन संचालन में संबंधित नहीं है, ट्रेन की सुरक्षा संरक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन वो आवश्यक तो हैं। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की पोस्ट हो गई, पर्सनल डिपार्टमेंट की पोस्ट हो गई। तो हम सीधे सीधे ट्रेन संचालन में हमारा कोई रोल डायरेक्टली नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली जो ट्रेन चला रहे हैं, जो संरक्षा श्रेणी के लोग हैं, उनकी केयर करने के लिए भी तो कोई कैटेगरी चाहिए। तो नॉन सेफ्टी कैटेगरीज होती हैं ऐसी कैटेगरीज जो सीधे सीधे ट्रेन की सुरक्षित संरक्षित संचालन से संबंधित नहीं हैं, परंतु वे भी रेल के संचालन के लिए आवश्यक है। बोर्ड ने एक डिस्टिंक्शन दिया है सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट और अदर देन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। इसमें भी जो मेन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट है उसको मानते हैं कि ये सीधे सीधे जो ट्रेन संचालन से जुड़ी है पोस्ट है, उनको बोलते हैं सेफ्टी कैटेगरी। अदर देन सेफ्टी कैटेगरी मीन्स उनसे अलग हटके उनके साथ में जो काम करने वाले, जैसे ट्रैक पे ट्रैकमैन काम करता है, पॉइंट्समैन काम करता है, इसको अदर देन सेफ्टी, गेटमैन हुआ, अदर देन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट में इसको ऐड किया। पोस्ट का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कि कैसे राइट मैन कैसे वर्क करेंगे, कितने लोग चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, कब चाहिए। अब अगर ऐसी नौबत आती है कि किसी जगह पर पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, हमने जॉब एनालिसिस की, हमको पता चला कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में पोस्ट हैं और ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में लोग हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? पोस्ट को सरेंडर करना होता है। तो पोस्ट को सरेंडर करने का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि अगर या तो ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया हो, नई तकनीक आ गई हो, जिससे जो काम पहले मैनुअली होता था अब उसका काफ़ी हिस्सा मशीनों के माध्यम से होने लगा हो। अगर मैकेनाइजेशन हुआ है तो जाहिर बात है मैन पावर की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। ऐसा भी संभव है कि किसी स्पेशल प्रकार का काम पहले एक जगह होता था, अब वो डाइवर्ट होकर कहीं और चला गया। फॉर एग्जांपल पहले स्टीम लोको जो हुआ करते थे, तो जगह जगह स्टीम लोको के शेड हुआ करते थे, उसको वाटरिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो उस समय पर उस चीज़ की आवश्यकता थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वर्क पैटर्न चेंज हुआ, तो वहाँ पर सरप्लस लोग हो गए। तो अगर सरप्लस भी हो रहे हैं तो भी हमको पोस्ट को सरेंडर करना होगा या पोस्ट को उठा के रिडिप्लॉय करना होगा। तो बोर्ड ने अभी हाल ही में 2016 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया, पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट। पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट, पूल मीन्स इट इज़ लाइक जैसे तालाब है, और इस तालाब में हमने, जैसे तालाब में पानी भरते हैं, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया ऐसी पोस्ट को जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिन पोस्ट को हम सरेंडर करना चाहते हैं, उन पोस्ट को हम ये मान के चलते हैं कि हमने अलग से ईयरमार्क कर दिया और उसको हमने बोल दिया कि पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट। इस पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट में से, जैसे तालाब में पानी भरा हुआ है, हमको जब जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी हम निकाल लेते हैं। वैसे ही पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट एक मनी वैल्यू का पूल है, उसमें से जब जितनी पैसों की आवश्यकता होगी, पैसे किस चीज़ के लिए? पोस्ट क्रिएशन के लिए। हमने पैसे ये अर्न किए हैं पूल में पोस्ट को सरेंडर करके, और इस पैसे को खर्च करेंगे, अर्थात इसमें जो मनी वैल्यू उसको यूज़ करेंगे किस काम के लिए? पोस्ट के क्रिएशन के लिए, जहाँ पर पद सृजित करने की आवश्यकता होगी। अब जब हम पोस्ट सरेंडर करने की बात करते हैं तो जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर पद के साथ में पे एंड अलाउंसेस पर्क्स जुड़े रहते हैं। तो उस पद की एक कीमत है, जैसे एक कुर्सी की एक कीमत होती है, तो उस पद की एक कीमत है। अगर हम पोस्ट को सरेंडर करने जा रहे हैं तो वो उसके साथ में जितना भी पे अलाउंसेस पर्क्स वगैरह जुड़े थे, वो पैसा हमारा सेव होने वाला है। तो अब वो पैसा वर्कआउट कैसे किया जाएगा? कितने पैसे की कितने रुपए कीमत है उस पोस्ट की, इसको कैसे जानेंगे?
इसके लिए भी मनी वैल्यू कैलकुलेशन के फॉर्मूले अलग अलग पे कमीशंस में अलग अलग तरीके से आते रहे हैं। फिलहाल 7 CPC में रिसेंटली कैलकुलेशन का फॉर्मूला आया है RB 198/2018 में। उसमें बोला है कि पोस्ट जिस लेवल की है, मतलब अभी 7 CPC में से क्या कि लेवल 1 की अगर पोस्ट हम सरेंडर कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेल का जो पे है और 10th सेल का पे जो है, ठीक है, उन दोनों को ऐड करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, मतलब ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 प्लस DA। इस तरह से जिस भी लेवल की हम पोस्ट सरेंडर करने जा रहे हैं तो उस लेवल में सेल 1 की पे और सेल 10 की पे, उसका एवरेज प्लस DA, ये फॉर्मूला है। हमने देखा है 7 CPC में जो टेबल आई है उसमें 36, 37, 38 सेल्स भी दिए हुए हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली व्यक्ति या तो 10 साल में एक उसमें पोस्ट पे रहते हुए या तो प्रमोट हो जाएगा, किसी और पोस्ट पे चला जाएगा, या वो MSCP के माध्यम से नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए ये DOPT ने ये डिसाइड किया है कि लेवल 1, मतलब जिस भी लेवल की पोस्ट सरेंडर कर रहे हैं उसका सेल 1 का पे, सेल 10 का पे, उसका एवरेज करके उसमें DA को हमको ऐड करना है। ये मनी वैल्यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इससे उस पद की वैल्यू निकलती है। अब हमने आपको बताया कि पूल में हमारे पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, बहुत सारी मनी वैल्यू इकट्ठी हो गई है पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट में। अब ऐसी भी आवश्यकता हो सकती है जहाँ पर हमको पोस्ट के क्रिएशन की आवश्यकता हो, जहाँ पर पद सृजित करने हो। तो इसमें भी जैसे हमने क्रिएशन के लिए मनी वैल्यू वर्कआउट की थी, सेम फार्मूला क्रिएशन के लिए है कि अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को सरेंडर किया है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड की पोस्ट को क्रिएट करना है, तो उसका भी मनी वैल्यू कैलकुलेशन हमको उसी फार्मूले से करना है। अब हमने मनी वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया कि इतना इतना पैसा हमको पोस्ट के लिए चाहिए, एक पोस्ट क्रिएट करनी है, 5 करनी है, 10 करनी है, जो भी है हमने टोटल मनी वैल्यू उसकी वर्कआउट कर ली, पूल में से पैसा हमने निकाल लिया। लेकिन ये पद सृजित कर कौन सकता है, इसकी भी पावर डिफाइन की गई है, पोस्ट क्रिएशन की भी। इसमें बोर्ड के जो 3 मेन फंक्शनल लेवल्स हैं, रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल रेलवे मतलब जोनल हेडक्वार्टर और डिविजनल हेडक्वार्टर्स, 3 मेन फंक्शनल लेवल्स हैं। तो तीनों लेवल पर पोस्ट क्रिएशन की पावर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। बोर्ड तो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो जब अगर कोई पोस्ट डिवीज़न लेवल पे या हेडक्वार्टर लेवल पर भी अगर क्रिएट नहीं हो पा रही है या मनी वैल्यू इतनी ज़्यादा चाहिए, तो रेलवे बोर्ड लेवल से उसकी प्रोविजनिंग की जा सकती है। लेकिन मुख्यालय लेवल पर और डिवीज़न लेवल पर इसमें पोस्ट क्रिएशन के लिए फार्मूला पावर आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये 1998 से आप बेसिकली इसको इस तरह से मानिए कि 98 में फर्स्ट टाइम डिविज़न्स को पावर डेलीगेट किया गया, जब ये बताया गया कि DRM न्यू एसेट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये 1998 में पहली बार बताया गया। लेकिन कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं, जब हम कोई पोस्ट सरेंडर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने डिवीज़न लेवल पे किया तो पूरा का पूरा पैसा हमारे पास उसका रह जाएगा। 1998 में उसके पहले जो पोस्ट सरेंडर से जो मनी वैल्यू का जो वर्कआउट का फार्मूला था, उसमें ये हुआ करता था कि 50% मनी वैल्यू रहती थी डिवीज़न के पास में, 25% जाती थी जोनल हेडक्वार्टर को, और फर्दर जोनल हेडक्वार्टर और 25% भेज देता था बोर्ड को। इस तरह से मनी वैल्यू का बाइफर्केशन हुआ करता। तो 1998 में ये हुआ कि जितना भी डिवीज़न का मनी वैल्यू जो उसकी वैकेंसी बैंक में मनी वैल्यू में जितना टोटल अमाउंट है, उससे वो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं डिवीज़न लेवल पर DRM। 1998 में ये आया। बाद में 2006 में इसमें थोड़ा सा रिलैक्स और किया रेलवे बोर्ड ने, जिसमें ये बोला कि अभी तक क्या हो रहा था कि 50% ही मनी वैल्यू हम यूज़ कर पा रहे थे। 2006 में ये थोड़ा सा रिलैक्स करके ये बोला कि DRM सेफ्टी एंड ऑपरेशनल कैटेगरीज में, सेफ्टी कैटेगरी और ऑपरेशनल कैटेगरी में 1:1 बेसिस पर भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अर्थात अगर सेफ्टी और ऑपरेशनल कैटेगरी के लिए पोस्ट क्रिएट करनी है तो डिवीज़न लेवल पर जितनी पोस्टें हमने सरेंडर की, पूरा का पूरा 100% मनी वैल्यू को यूज़ करके और पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। ये 45/2006 में RB के माध्यम से ये पावर डेलीगेट की गई। अब
फर्दर 2018 में एक और फर्दर इस चीज़ को वो किया गया, डेलीगेट और पावर डेलीगेट करते हुए 198/2018 में क्लियर कर दिया गया कि DRM भी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट तो पहले भी क्रिएट कर ही सकते थे, अब 2018 के बाद से बोले सेफ्टी के साथ साथ में नॉन सेफ्टी पोस्ट भी DRM मतलब क्रिएट कर सकते हैं। और पहले क्या होता था, न्यू एसेट के लिए कर सकते थे, अब बोल दिया कि न्यू के साथ साथ में एग्जिस्टिंग एसेट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। अभी तक होता ये था कि डिवीज़न लेवल पर या जोनल लेवल पर बोर्ड ने ये बोला था कि आप जो नया एसेट क्रिएट कर रहे हैं, न्यू एसेट के लिए आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है उसके लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स अब ये पावर्स पूरी तरह से ऑलमोस्ट डेलीगेट हो गए हैं, जब ये बात क्लियर करती है कि न सिर्फ न्यू एसेट के लिए बल्कि एग्जिस्टिंग एसेट्स के लिए भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि पहले उनके लिए पोस्ट क्रिएट ना की गई हो, या उस चीज़ के लिए पोस्ट अलग से आइडेंटिफाइड पहले से ना हो। एक और चीज़ हम लोग सुनते हैं, वर्क स्टडी के माध्यम से कुछ पोस्ट को सरेंडर करने की बातें होती हैं। वर्क स्टडी रिपोर्ट्स जोनल हेडक्वार्टर के माध्यम से एक टीम कंडक्ट करती है, और उसके माध्यम से जो पोस्ट सरेंडर होती है उसकी मनी वैल्यू का क्या होगा। तो ये भी 2018 में ये बोर्ड ने क्लियर किया कि वर्क स्टडी के माध्यम से जो भी पोस्ट सरेंडर होंगे उसका 15% मनी वैल्यू जाएगा बोर्ड को, रेलवे बोर्ड को, और बाकी 35% मनी वैल्यू हेडक्वार्टर को, और रेस्ट 50% रह जाएगा डिवीज़न के पास में। मैंने आपको बताया 2016 में पूल ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट का जब कॉन्सेप्ट लागू हुआ, तो उसके बाद से जो नॉर्मल कैटेगरी में पोस्ट सरेंडर हो रही हैं, जो नॉर्मली पोस्ट सरेंडर हो रही हैं, तो अब पूल में सारा का सारा पैसा 2016 ऑनवर्ड्स अदरवाइज डिवीज़न में ही रहता था। अर्थात मनी वैल्यू का जो बाइफर्केशन होता था वो अब करना आवश्यक नहीं था। लेकिन वर्क स्टडी के रिपोर्ट के माध्यम से जो पोस्ट सरेंडर हो रही हैं उसमें अभी भी डिवीज़न लेवल पर 50% की मनी वैल्यू रहेगी, 35% जाएगी हेडक्वार्टर को, और 15% जाएगी रेलवे बोर्ड को। तो इस तरह से अभी तक हमने ये जाना कि मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, पोस्ट सरेंडर कैसे होती है, सरेंडर करने की आवश्यकता क्यों होती है, पोस्ट क्रिएट क्यों होती है, क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों है। सो मैन पावर प्लानिंग के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चंस हो, कुछ मन में संदेह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।